आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने मौर्य जो साम्राज्य है उसके जो इतिहास लेखन जो है या जो इतिहास को जानने के साधन के बारे में हमने अध्ययन किया था, और इसी के साथ हमने चंद्रगुप्त मौर्य के उत्पत्ति या उनके जो वंश के बारे में जो अलग अलग मतभेद हैं उनके बारे में हमने वर्णन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य उत्पत्ति के समान ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी हमें कई सारे अनेक जो है उल्लेख मिलते हैं। उनके प्रारंभिक जीवन के ज्ञान के लिए हमें मुख्यतः बौद्ध स्रोतों पर ही निर्भर करना पड़ता है। यद्यपि वह साधारण कुल में उत्पन्न हुआ था, तथापि बचपन से ही उसमें उज्ज्वल भविष्य के सूचक महानता के सभी लक्षण विद्यमान थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। जब वह अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई। उसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र में सुरक्षा के निमित्त पहुंचा दी गई। यही चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को समर्पित कर दिया गया। गोपालक ने गौशाला में अपने पुत्र के समान उसका लालन पोषण किया। कुछ बड़ा होने पर उसने उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया। शिकारी के ग्राम में वह बड़ा हुआ तथा उसे पशुओं की देखभाल के लिए रख लिया गया। अपनी प्रतिभा के कारण उसे शीघ्र ही अपने समवयस्क बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली। वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी झगड़ों का फैसला किया करता था। इसी प्रकार एक दिन जब वह राजकिलम नामक खेल में व्यस्त था, चाणक्य उधर से जा निकला। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसने इस बालक के भावी गुणों का अनुमान लगा लिया। उसने शिकारी को 1000 काशार्पण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य तक्षशिला आया। तक्षशिला उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य वहाँ का आचार्य था। उसने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं तथा विद्याओं की विधिवत शिक्षा दी। अतिशीघ्र वह सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। यह युद्ध विद्या में ही पर्याप्त निर्गुण हो चुका था। ऐसा लगता है कि तक्षशिला में ही सैनिक शिक्षा ग्रहण करते हुए वह अपने समय के एक महान विजेता सिकंदर से मिला तथा वह उसके सैनिक प्रशिक्षण का एक ही अंग था। इसके विषय में प्लूटार्क तथा जस्टिन जैसे लेखकों ने बड़ा ही रोचक विवरण दिया है। जस्टिन हमें बताता है कि सिकंदर उसकी स्पष्टवादिता से बड़ा रुष्ट हुआ तथा उसे मार डालने का आदेश दिया, किंतु शीघ्रता से भागकर उसने अपनी जान बचाई। चंद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था उसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना। दूसरा, नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। यद्यपि इतिहासकारों में इस विषय में मतभेद है कि चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों से युद्ध किया अथवा मगध के नंदों का विनाश किया। तथापि यूनानी, रोमन एवं बौद्ध साक्ष्यों से जो संकेत मिलते हैं उनमें यही सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब तथा सिंध को ही विदेशियों की दासता से मुक्त किया था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है तथा उसे देश और धर्म के लिए अभिशाप कहा है। चंद्रगुप्त ने बड़ी बुद्धिमानी से उपलब्ध साधनों का उपयोग किया तथा विदेशियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। उसने इस कार्य के लिए एक विशाल सेना का संगठन किया। इस सेना के सैनिक अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित वर्गों से लिए गए थे: चोर अथवा प्रतिरोधक, मरेच, चोरगण, आत्विक और शस्त्रोपजीवी श्रेणी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। यह चंद्रगुप्त का सौभाग्य था कि पंजाब तथा सिंध की राजनीतिक परिस्थिति उनके पूर्णतः अनुकूल थी। सिकंदर के प्रस्थान के साथ इन प्रदेशों में विद्रोह उठ खड़े हुए तथा उनके यूनानी शत्रु मौत की घाट उतार दिए गए। इनमें आपस में विदेश व घृणा की भावना बढ़ी। 325 ईसा पूर्व के लगभग ऊपरी सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी शत्रु फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियाँ और बिगड़ गई तथा सिंध और पंजाब में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासन का ढांचा ढहने लगा। इन प्रदेशों में घोर अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई जिसने चंद्रगुप्त का कार्य सुगम कर दिया। इन प्रदेशों में चंद्रगुप्त की सफलता का संकेत इतिहासकार जस्टिन शब्दों में करता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपने गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्म तथा सांडोकटस था। ऐसा प्रतीत होता है कि फिलिप द्वितीय तथा सिकंदर की मृत्यु के बीच के 2 वर्षों के काल में चंद्रगुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापक योजना तैयार कर ली। अब उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। उसने सर्वप्रथम एक सेना एकत्रित कर अपने को राजा बनाया था, फिर सिकंदर के शत्रुओं के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। 317 ईसा पूर्व में शांतिपूर्ण भारत छोड़ दिया यूडेमस ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक शासक बन गया। इसके बाद जो चंद्रगुप्त ने सिंध तथा पंजाब में अपनी स्थिति शुद्ध करने के पश्चात
चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर साम्राज्य की ओर अग्रसर किया मगध की ओर। मगध में उसमें गणनंद का शासन था। उसने अपनी सीम सैनिक साधनों तथा संपत्ति के बावजूद वह जनता में लोकप्रियता अर्जित कर सकने में असफल रहा और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था, जिससे क्रुद्ध होकर उसने नंदों को समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा की थी। प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था। इतिहासकार हेमचंद्र रायचौधरी ने इस कार्य की तुलना मध्ययुगीन भारत के राजपूत शासक राणा संग्राम से की है, जिसने इब्राहिम लोदी का तख्ता पलटने के लिए मुगल सम्राट बाबर को आमंत्रित किया था। दुर्भाग्यवश हमें किसी भी साक्ष्य से चंदों तथा मौर्य के बीच हुए युद्ध का विवरण नहीं मिलता। बौद्ध तथा जैन सूत्र से पता चलता है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया, परंतु सफलता नहीं मिली उसके बाद और उसकी सेना नष्ट हो गई। फिर उसे अपनी भूल का पता चला और उसे सीमांत प्रदेशों को विजय करते हुए नंदों की राजधानी पर आक्रमण का अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के विशाल साम्राज्य शासक बन गया। इसके बाद सेल्यूकस के विरुद्ध उसका युद्ध हुआ। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ। वह एंटियोकस का पुत्र था। बेबीलोन तथा वेक्टर को जीतकर उसने पर्याप्त सैनिक शक्ति अर्जित कर ली थी और वह भारत में जो सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेशों को पुनः लेना चाहता था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व के लगभग उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की तथा सिंध तक आ पहुंचा, परंतु इस समय भारत का सिकंदरकालीन भारत से पूर्णतः भिन्न था। अतः सेल्यूकस को विभिन्न छोटे छोटे प्रदेशों के सरदारों के स्थान पर एक संगठित भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध करना पड़ा। यूनान लेखपाल के युद्ध के परिणाम का ही उल्लेख करते हैं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों में हमें संकेत मिलता है कि सेल्यूकस युद्ध में पराजित हुआ और दोनों के बीच एक संधि हुई जिसकी शर्तें थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को आर्कोसिया जो कि कांधार और पेलोपोनेसिया यानी काबुल के प्रांत तथा एरिया यानी हेरात एवं जेड्रोसा के क्षेत्रों पर कुछ भाग दिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी उपहार में दिए। दोनों नरेशों के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, परंतु उपलब्ध प्रमाणों से इस प्रकार कोई सूचना नहीं मिलती। सेल्यूकस ने मेगासिस नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत में उसने इंडिका नामक पुस्तक रचना की। इसके बाद पश्चिमी भारत की विजय की उसने शक माम सत्र रुद्रतामन के गिरनार अभिलेख से इस बात की हमें सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सूराज तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से प्राप्त हमें पता चलता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वेश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और उसने वहाँ सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के संबंध में अशोक के अभिलेखों तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कई स्थानों से अशोक के लेख मिलते हैं, जैसे सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंगर, गरामेश्वर पहाड़ी, गोवीमठ, पालकी, कुंडू, मस्की तथा गुट्टी। अशोक समूह अपने अभिलेखों में अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुर तथा केरलपुर जातियों का उल्लेख करता है। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारतीय विजय के विषय में जैन व तमिल स्रोतों से हमें कुछ संकेत मिलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार उपनिषद में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण करी तथा दोनों श्रवण बेलगांव नामक स्थान पर आकर बस गई। यहाँ चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चंद्रगुप्त तपस्या किया करता था और इन्हीं के अनुसार अंतिम दिनों में उसने जो संलेखना विधि है उसके अनुसार अपना प्राण त्याग थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया। प्लूटार्क ने लिखा है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोड डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंत के बारे में अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक था। एक सामान्य कुल में उत्पन्न होते हुए भी अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर वह एक सार्वभौम सम्राट के पद पर पहुंच गया। उसने देश में पहली बार एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की और वह व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श स्वरूप बन गई। जो चंद्रगुप्त का अगर मूल्यांकन करें तो चंद्रगुप्त की उपलब्धियों को देखने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा अत्यंत कुशल प्रशासक था। एक सामान्य कुल में उत्पन्न होते हुए भी उसने अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर अपने को एक सार्वभौम सम्राट बना लिया। वह भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था जिसके नेतृत्व में चक्रवर्ती आदर्श को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया। यदि यूनानी स्रोतों पर विश्वास किया जाए तो कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त की महान सफलता अधिकांशतः उसकी वीरता, अदम्य उत्साह एवं साहस का ही परिणाम थी। जब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त के पीछे कोई राजकीय परंपरा नहीं थी तो उसकी उपलब्धियों का महत्व स्पष्ट हो जाता है। यूनानी दासता से देश को मुक्त करना, शक्तिशाली नंदों का विनाश करना तथा अपने समय के अत्यंत उत्कृष्ट सेनानायक सेल्यूकस को नतमस्तक करना निश्चित रूप से चंद्रगुप्त की असाधारण सैनिक योग्यता के परिचायक हैं। जैसे कि हमने
देखा कि उसने भारत की वैज्ञानिक सीमा को अधिकृत कर लिया, जिसके लिए मुगल तथा ब्रिटिश शासक व्यर्थ का प्रयास करते रहे। चंद्रगुप्त एक वीर योद्धा एवं साम्राज्य निर्माता ही नहीं था, अपितु अत्यंत योग्य शासक भी था। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, जो कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कही जा सकती है, बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा उसके गुरु एवं प्रधान कौटिल्य की राजनीतिक सूझबूझ का ही परिणाम थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त एक निपुण तथा लोकोपकारी शासन व्यवस्था का निर्माता था। उसका शासनादेश बाद के हिंदू शासकों के लिए अनुकरणीय बना रहा। यहाँ तक कि मुस्लिम तथा ब्रिटिश शासकों ने भी राजस्व व्यवस्था, नौकरशाही तथा पुलिस व्यवस्था के क्षेत्रों में मौर्य शासन के प्रतिमानों का ही अनुकरण किया। मौर्य प्रशासन के अधिकांश आदर्शों को आधुनिक युग के भारतीय शासन में देखा जा सकता है। चंद्रगुप्त ने अपने व्यक्तित्व एवं आचरण से कौटिल्य के प्रजाहित के राज्य आदर्श को कार्य रूप में परिणित कर दिया। उसकी सफलताओं ने भारत को विश्व के राजनीतिक मानचित्र के प्रतिष्ठित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वारा विदेशी कन्या से विवाह करना भारत के तत्कालीन सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन था। उससे उसके मस्तिष्क की उदारता का सूचित होता है। यदि जैन परंपरा में विश्वास किया जाए तो कहा जा सकता है कि वास्तुतः चंद्रगुप्त एक राजऋषि था, जिसने अपने उत्तरकालीन जीवन में राज्य के सुख वैभव का परित्याग कर तप करते हुए स्वेच्छा से मृत्यु का वरण किया।